ये जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कल टेलीविजन स्टूडियो में जो T20 के मैच की तरह स्कोर आपको दिखाया जा रहा था, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, ये कोई चुनाव के परिणाम नहीं है, ये केवल राजनीतिक द्वंद्व नहीं है, ये इस सभ्यता का द्वंद्व है, ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है जिसके अंदर हम खड़े हैं। और दांव पे किसी ममता बनर्जी की कुर्सी नहीं है, दांव पे किसी हेमंत बिस्वा शर्मा के सिंहासन नहीं है, दांव पे दिल्ली के दरबार और दिल्ली की ताकत नहीं है, दांव पे लगा है इस देश का इतिहास, इस देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी, ये दांव पे इस वक्त लगी हुई है। और इसलिए राजनीति इस वक्त होगा कुछ लोगों के लिए सत्ता का खेल, होता है, राजनीति का खेल ऐसे ही देखा जाता है, ऐसे ही खेला जाता है, कुर्सियों के लिए, टिकट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। मगर याद रखिए, जिस युग में आप और मैं जी रहे हैं, उस युग में राजनीति युग धर्म है, उससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता, क्योंकि देश को बनाने या इस देश को बिगाड़ने का काम, इस सभ्यता को बचाने या इस सभ्यता को तहस नहस कर देने का काम आज राजनीति में हो रहा है। तो जो तोड़ने वाले हैं वो राजनीति में हैं, इसलिए बचाने वालों को राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े स्मगलर, सबसे बड़े बदमाश, सबसे बड़े गुंडे राजनीति में हैं, इसलिए हर साधु को राजनीति में उतरना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए तमाम चीजें कहना हम राजनीति नहीं करते जी, अरे राजनीति तो बहुत बुरी है, इस तरह की बातें हम करना बंद कर दें, इनका कोई मतलब नहीं है इन बातों का, जिसका मतलब नहीं कि हम में से सब लोग किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे, टिकट मांगने लगे। राजनीति करने के 100 तरीके हो सकते हैं, सत्ता की राजनीति भी है, संघर्ष की राजनीति भी है, संस्कृति की राजनीति भी है, विचार की राजनीति भी है। तो जो आपकी राजनीति हो वो कीजिए, लेकिन कृपया राजनीति से पीठ मत मोड़िए। राजनीति अगर हम छोड़ देंगे तो फिर सिर्फ गुंडे बदमाश, इस देश को तोड़ने वाले लोग, इस देश के हर शख्स को बांटने वाले लोग राजनीति करेंगे और कोई राजनीति नहीं करेगा। इसलिए राजनीति तो करनी है। और ये पुस्तक हमें जो इनवाइट करती है वो ये सोचने के लिए कि राजनीति सतही हो सकती है, राजनीति गहरी हो सकती है, और जब सतही राजनीति में धक्का मिले तो हमें 4 कदम नीचे गहरी राजनीति में उतरना चाहिए। कल से मैं समझता हूं यहां बैठे हुए बहुत लोगों को धक्का लगा होगा, मैं भी उनमें से हूं। ये मैं नाटक करूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चलता है, कोई क्रिकेट मैच का स्कोर थोड़ा ही था, हम सबके भविष्य का मामला है। ये खेल खेलने वालों के बच्चे तो अमेरिका कनाडा चले जाएंगे, हमारे बच्चे तो यहीं पे रहेंगे ना। तो मैं तो उसका हमें चिंता करनी है, उसके बारे में सोचना है। मगर शायद 1-2 और साथियों ने भी कहा था ये बात को कि जब जब कोई संकट आए, वो संकट सदमे का समय नहीं है, दुख मनाने का समय नहीं है, वो और गहराई में उतरने का समय है। और दुनिया का इतिहास गवाह है, जब जब कोई बड़ा संकट आया है तब तब दुनिया में गहरा चिंतन हुआ है। ये जितने बड़े बड़े थिंकर हम कहते हैं ना, ये सब थिंकर उस जमाने में पैदा हुए थे जब उस समाज में बहुत भारी संकट आया था। तो आज का हिंदुस्तान सिर्फ उस पुराने अंबेडकर, उस पुराने गांधी पर निर्भर नहीं करना चाहता। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें भी कोई अंबेडकर और गांधी होगा जो लिखेगा, जो बोलेगा, जो कुछ करेगा। क्योंकि अगर संकट में जो समाज गहरे विचार पैदा नहीं कर सकता, वो समाज बच नहीं सकता। और आज का संकट उन्हीं गहरे विचारों की मांग करता है। और मैं समझता हूं इस वक्त जो संकट है
और उस मायने में आशुतोष भाई ने जो बातें कही, मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये जो आरएसएस बीजेपी का हमला है, ये सिर्फ कोई कांग्रेस पर हमला नहीं है, ये ऑपोजिशन पे हमला नहीं है, ये इस देश की बुनियाद पे हमला है। ये 3000 साल से इस देश का जो स्वधर्म है उस पर हमला है। इस अर्थ में मैं स्वधर्म शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि इस सभ्यता के कुछ एक बुनियादी उसूल हैं। इस धर्म का हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, कुछ बुनियादी उसूल हैं जो इस मिट्टी के उसूल हैं, उसके खिलाफ है जो आरएसएस काम कर रही है, जो बीजेपी जो काम इस वक्त कर रही है देश में। नहीं तो चुनाव जीत हार छोटा मामला होता है, उसके अंदर बहुत समय नहीं लगाना चाहिए। दुनिया के तमाम देश हैं जहां चुनाव होते हैं, लोग 2 घंटा भी टाइम नहीं लगाते देखने के लिए कि अच्छा कौन पार्टी जीत गई या हार गई है, क्योंकि उन देशों में जो उस देश की वास्तविक सत्ता है वो राजनीति से नहीं चलती, वो कॉरपोरेट सेक्टर से चलती है, इकोनॉमी से चलती है। हमारे देश में आज भी राजनीतिक सत्ता इस समाज को बनाने और बिगाड़ने का मूल तंत्र है, इसलिए हमें उस राजनीति पे रहना होगा। और गहरी राजनीति की जहां मैंने बात की, मैं समझता हूं ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, जो दरअसल इस देश को तोड़ने की राजनीति है, इस देश के स्वधर्म को उखाड़ने की राजनीति है, उस राजनीति का विरोध सिर्फ चुनाव से नहीं किया जा सकता। हमें 3 स्तर पे राजनीति करनी होगी। सत्ता की राजनीति, वैसे मैं कहता हूं कई बार कि 5 तरह की राजनीति होनी चाहिए, और दुर्भाग्य हमारे समाज का ये है कि हमने उन 5 राजनीति को 5 हिस्सों में बांट दिया है। बस वो कह के मैं बात खत्म कर दूंगा। एक है सत्ता की राजनीति, सत्ता योग मैं कहता हूं इसे। ये हमने पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिया है, 5 साल में एक बार करते हैं, और 5 साल वाले उस यज्ञ से 3 महीना पहले अपनी आंख खोलते हैं, बाकी समय सोते हैं। दूसरी है संघर्ष की राजनीति। वो हमने कुछ विजय भाई जैसे लोगों को, आंदोलन जीवियों के हाथ में पकड़ा रखी है कि जाओ तुम संघर्ष करो, तो मेधा पाटकर तुम संघर्ष करो, और कभी कभी दूर से हम कहते हैं तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब मैं अपने घर में बैठा हूं, तुम संघर्ष करो, चढ़ जा बेटा सूली पे राम बलि करेगा। ये हमने आंदोलनकारियों के हाथ में दे रखा है। उन बेचारों के पास भी और कोई काम नहीं है, रोज सुबह उठ के सोचते हैं कि अच्छा क्या किया जाए, कौन सी चीज पे संघर्ष कर सकता हूं। तीसरी राजनीति है सहयोग, माने कंस्ट्रक्टिव वर्क। क्रांति होने से पहले मेरे घर के सामने जो कुछ गड़बड़ है वो तो कचरा तो मैं उठा दूं। ये काम हमने एनजीओ को दे रखा है। उन बेचारों का भी कुछ धंधा निकल आया है, फिर उनका भी एफसीआरए का चक्कर हो जाता है, फंडिंग का चक्कर हो जाता है, वो उस चक्कर में सारे समय फंसे रहते हैं। चौथा काम है ज्ञान योग, नए विचारों का निर्माण, नए शब्दों का निर्माण, नए सिद्धांतों का निर्माण। ये राजनीति है, बहुत बड़ा राजनीति है, और सारी राजनीति की लड़ाई हम इसी में हार जाते हैं, शब्दों में ही हार जाते हैं। ये काम हमने बेचारी यूनिवर्सिटी को दे रखा है। बेचारा मैं इसलिए कहता हूँ, माफ कीजिएगा, कि वो यूनिवर्सिटी को एग्जाम करवाने और डिग्री देने से ही फुर्सत नहीं, ज्ञान व्यान से बेचारों का कोई मतलब नहीं रहता, कोई संभव ही नहीं। आजकल तो सब तरह के धंधे चलते हैं। मतलब मैं अच्छे लोगों की भी बात कर रहा हूँ, जो बहुत बढ़िया से बढ़िया लोग हैं, वो भी बेचारा सारा वक्त लेक्चर देना, हमारे घर में भी है, लेक्चर देना, 600 स्क्रिप्ट आ गई उसको मार्क करना, एग्जाम करना, किसी तरह से डिग्री के वक्त तक मार्कशीट पहुंचा देना, उसके बाद उनसे ज्ञान की अपेक्षा करना और ज्ञान निर्माण की अपेक्षा तो वैसे भी गलत है। यूं भी हिंदुस्तानी समाज में ज्ञान का निर्माण कभी भी विश्वविद्यालयों में नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ज्ञान का निर्माण विश्वविद्यालयों और मठों से बाहर हुआ है। और 5वां है ध्यान योग। ये अपने अंतर्मन से रिश्ता, अब आप कहेंगे बाबा जी वाली बात शुरू कर दी, ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, अपने अंदर से संपर्क करना। ये काम आजकल हमने बाबा लोगों के हाथ में दे रखा है। एक ठग से बड़ा दूसरा महाठग उनके हाथ में दे रखा है। क्या राजनीति में ये 5 काम एक साथ किए जा सकते हैं? ये 5 काम महात्मा गांधी कर रहे हैं। आप शायद एग्री ना करें, लेकिन ये 5 काम बाबा साहब कर रहे हैं, 5 चीजों को एक साथ कर रहे हैं। ये है राजनीति। आज हमें इस देश पर जो हमला हो रहा है उसका मुकाबला करने के लिए गहरी राजनीति करनी।
हम में से कई लोग पहली सतह की राजनीति भी करेंगे और उनका समर्थन करना चाहिए। जो चुनाव की राजनीति करे बहुत अच्छी बात है, समर्थन करें, सहयोग करें। लेकिन संघर्ष की राजनीति, समाज में रचनात्मक काम की राजनीति, ज्ञान निर्माण की राजनीति और अपने अंतर मन से जुड़ने की राजनीति, इन पांचों राजनीति को हम एक साथ बना सकेंगे तो हम इसका मुकाबला करेंगे। बस एक डायलॉग बोल के अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत दोस्त कई बार मायूसी में पूछते हैं कि क्या होगा, कि कुछ हो पाएगा क्या। कल भी कई फोन आए, अब कितना लगे रहें, कुछ होगा क्या। मैं एक बात आपको कहता हूं, पूरे विश्वास से कहता हूं, वैसे मैं कोई आस्था वाला हूं नहीं, मतलब मंदिर मस्जिद वगैरह में नहीं जाता मैं कभी, लेकिन कहा ना कुछ अंदर वाली आस्था रहती है और इस मिट्टी में मेरी आस्था है। ये जो इस देश की हिंदुस्तान की मिट्टी है उसमें आस्था है। मैं एक बात कहता हूं, हो सकता है वो बात 3 साल बाद सच हो सकता है 5 साल बाद सच हो सकता है मेरे मरने के बाद सच हो। इस देश की जनता तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगी। इस देश की जनता खड़ी होगी, पता नहीं चुनाव में खड़ी होगी, चुनाव के बाहर खड़ी होगी, मैं नहीं जानता। इस देश की जनता खड़ी होगी। तो मेरे दोस्त, सवाल ये नहीं है कि जनता खड़ी होगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि जिस दिन जनता खड़ी होगी उस दिन कहीं हम और आप बैठ तो नहीं चुके होंगे। वैसे भी हमारे समाज में जो जाति का मैल है वो मैल हर तरफ दिखाई देता है। वो हमारे जुबान पे भी है, हमारे कपड़ों पे भी है, हमारी चमड़ी पे भी है, क्योंकि हमारी आत्मा में है तो सब तरफ ही आएगा। जो चीज़ आत्मा में है वो मैल तो हर तरफ दिखाई देगा। सबको ही अलग अलग तरीके से शिकार होते हैं। भाटी साहब, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गया था, और संयोग से मैं उस छोटे शहर से गया था जहाँ किसी को कोई जाति वाति से मतलब नहीं था, और पता नहीं क्यों मेरे पिताजी को, उस राजस्थान का छोटा सा शहर है श्री गंगानगर, तो हम अपने गांव या रेवाड़ी में नहीं रहते थे, श्री गंगानगर में पिताजी नौकरी करते थे। और पता नहीं क्यों पिताजी को सब लोग चौधरी साहब कहा करते थे। शायद ये धारणा रही होगी कि जो हरियाणा से आता है सब जाट ही होंगे, और हरियाणा वाले हैं तो, और जाट हैं तो चौधरी साहब कह दो, तो उनको चौधरी साहब कहा जाता था। और यादव लोग उस शहर में लगभग थे ही नहीं, तो मेरा कोई परिचय उस तरह का बना नहीं था। तो जब मैं JNU पहली बार गया और संयोग से मेरे नंबर अच्छे थे, तो कुछ ग्रेड शुरू में ही टर्म पेपर लिखने में बहुत अच्छा ग्रेड आ गया। तो फिर कोई साथी एक बिहार का मेरे पास आया, कहा कि तुम यादव लिखते हो ना अपने नाम के साथ। मैंने कहा हाँ। फिर वो भी, उसका चेहरा भी थोड़ा कंफ्यूज सा था। मैंने कहा क्या है? उसने कहा यादव वही जो हम अहीर बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन बड़े शरीफ दिखते हो तुम और ग्रेड अच्छे आ गए थे, तो वो कहीं पचा नहीं पा रहा था कि इसको कैसे ग्रेड आ गया। तो जी, यादव का नाम लाठी, यादव का मतलब लाठी। वो सोच रहा था कि लठैत होगा कुछ आके, मतलब वो कुछ करेगा। तो सबको, मतलब ये हमारे समाज में है, बहुत गहरा है, और कभी हम मजाक में कहते हैं, लेकिन दुनिया की हर त्रासदी के ऊपर ही चुटकुले बनते हैं। हर चुटकुले के पीछे कोई ना कोई दर्द होता है, कोई ना कोई त्रासदी होती है। ये उस तरह के चुटकुले हैं। और किताब ने इस बात को, और हमारे समाज का ये जो मैल है वो किस किस जगह पे संग्रहित है, उसको सामने लाने का आपने काम किया है। और मैं समझता हूँ ये देश की और समाज की सेवा है कि इस मैल को आपने बिल्कुल सामने रखा। सुव्यवस्थित तरीके, मैल को भी सुव्यवस्थित रूप से रखना पड़ता है। जैसे जो हिटलर के ज़माने में ऑश्विच में जो कुछ हुआ, उसका सुव्यवस्थित म्यूज़ियम बनाया गया है, क्योंकि इन चीज़ों का, जिस चीज़ का म्यूज़ियम नहीं बनाएंगे उस चीज़ को ख़त्म कैसे करेंगे हम। तो आपने वो करने में मदद दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई देना चाहता हूँ। वो बात जो मैं कहना चाहता था और हिलाल भाई ने छीन ली, और उससे पहले रतनलाल भाई ने भी हल्का सा इशारे में कहा था, वो ये है कि देखिए, जो हम कहते हैं कि भाषाओं में, लोकोक्तियों में ये सब चीज़ें हैं, उसमें एक संभावना ये है कि हर भाषा और लोकोक्ति का एक
औपचारिक रजिस्टर होता है जो दिखाया जाता है, हिंदी के मुहावरे जो हमें हिंदी की टेक्स्ट बुक में पढ़ाए जाते हैं, और एक वो मुहावरे होते हैं जो सबको पता होते हैं लेकिन कोई उसको लिखता नहीं है किताब में और उसमें प्रतिरोध है। हर तथाकथित सवर्ण उच्च वर्णीय समाज का भाषाओं में उनके बारे में इतने बुरे बुरे मुहावरे हैं, मतलब मैं बोल नहीं सकता, आपने तो हिम्मत करके एक दो बोल दिए, बोल नहीं सकता मैं यहाँ पे। वैसे भी इन चीज़ों का क्यों प्रचलन किया जाए, बोलने लायक चीज़ें तो नहीं है। लेकिन चूंकि भाषाओं की धरोहर को संजोने का काम भी कुछ जाति विशेष के एक सर्वाधिकार में रहा है, उनकी मोनोपोली रही है कि हिंदी भाषा की लोकोक्तियां कौन सी हैं, तो कुछ ही लिखी जाएंगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सतह के नीचे छानबीन करेंगे, थोड़ा सा और खुदाई करेंगे, तो हमें ठीक इसके विपरीत भी उतनी ही चीज़ें मिलेंगी जितनी कि हमने यहाँ पे दर्ज की है। तो ये अगले प्रोजेक्ट का इनविटेशन है आपको कि ये जो है, ये जो छुपी हुई दबी हुई सबॉल्टर्न प्रतिरोध की जो लोकोक्तियां हैं उसका भी आप कीजिएगा, उसका भी एक विशद ग्रंथ बन जाएगा, क्योंकि इस देश में उसकी भी कमी नहीं है। और उसके माध्यम से हम हमारे समाज को कुछ ज़्यादा गहराई से देख पाएंगे, क्योंकि कभी कभी हम अपने ही समाज और अतीत के बारे में दूसरों की नज़र का शिकार बन जाते हैं, और ये मानना कि इस देश का दलित समाज, इस देश का पिछड़ा समाज केवल शोषित है, ये भी अपने आप में किसी दूसरे की नज़र का शिकार होना है, क्योंकि दूसरा हमें बेचारा बनाना चाहता है तो हम भी बेचारे बन जाते हैं। ये बात मेरे मित्र नागराज ने मुझे कही थी, D.R. नागराज, उनको पढ़ना चाहिए, बहुत अद्भुत साहित्यकार थे। अब तो उनका लेखन अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, ज़्यादातर कन्नड़ में लिखा था उन्होंने। वो कहते थे कि हमारा काम सिर्फ ये कहना नहीं है कि हम पे क्या क्या अत्याचार हुए हैं, अत्याचार हुए हैं उसकी शिनाख्त करना, उसे दर्ज करना जरूरी है, नाइंसाफी हुई है उसकी शिनाख्त करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हम किस संस्कृति के वाहक हैं उसको भी दर्ज करना, दुनिया के सामने रखना उतना ही जरूरी है। हम कोई बेचारे नहीं हैं, बहुत कुछ है, उसको दर्ज करके सामने रखना मैं समझता हूं कि एक प्रतिरोध की राजनीति का अनिवार्य अंग है। तो उसके पहले सीढ़ी पे आप हमें ले आए हैं, अगले 2-4 साल में दूसरी सीढ़ी तक भी आप लेके आएंगे, ये उम्मीद मैं करता हूं। चूंकि आज की चर्चा क्योंकि कल के माहौल में हो रही है, तो जाहिर है चर्चा कुछ बड़ी चीज़ों पे हो जाती है, वो पुस्तक के साथ अन्याय है, लेकिन शायद मौके के साथ अन्याय नहीं है। मैं सिर्फ 1-2 बात उसके बारे में कहना चाहता हूँ। आशुतोष भाई नहीं है अभी यहाँ पे, उन्होंने कुछ बातें कही जिससे मैं असहमत हूँ, लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो उन्होंने कही जिससे सहमत हूँ वो ये कि ये देखिए, कल के बाद से 1-2 दिन बोलने का मन नहीं था, बिल्कुल सच बात ये है, और किसी तरह से अपने आप को उठा के घसीट के और ये सोचते हुए कि अली अनवर भाई को कैसे मुंह दिखाऊंगा अगर नहीं गया तो, इसलिए यहाँ किताब पे 1-2 चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि चर्चा किताब पे है, बना दी है क्योंकि माहौल देश का ऐसा है कि वो पूरे देश की चर्चा बन गई है। लेकिन किताब पे एक तो आपको खैर ज़रूर बधाई देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ हिंदी में पहली बार ऐसा कोई काम किया गया है जिसने अपने दायरे को हिंदी भाषा तक सीमित नहीं रखा, क्योंकि ये भी इस देश का एक अजीब सा डिवीजन ऑफ लेबर है कि अंग्रेजी वाले पूरी दुनिया के बारे में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले में हिंदी के बारे में भी लिखेंगे, कन्नड़ के बारे में भी लिखेंगे, वो गोंडी भाषा के बारे में भी लिखेंगे, हिंदी वाले जो हैं अपने आप को हिंदी तक सीमित रखेंगे। तो वही वाली बात है, ब्राह्मण पूरे समाज का ध्यान रखेगा, लेकिन तुम गुज्जर तुम अपने समाज का कर लो तो बहुत ज़्यादा है तुम्हारे लिए, इससे फालतू कुछ नहीं है। मतलब ये जो एक डिवीजन ऑफ लेबर रहा है उसको ये किताब तोड़ती है, और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई हिंदी की किताब
जो दक्षिण भारत की भाषाओं के बारे में, जो आदिवासी समाज की भाषाओं के बारे में, असमिया पे, इन सब के पे ध्यान दे के बोले, ये बहुत सुखद बात है। मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका।